नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए इसके आदेश जारी कर दिए। स्पष्ट किया, वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई जनवरी माह में देय होगी। चूंकि राज्य शासन की तरफ से वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं हैं, इसीलिए सरकारी कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, बताएं किस तरह का आदेश है? देखिए पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी राहत प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। खासकर बात करें तो कोरोना काल के समय से ही जो वेतन वृद्धि की आस लगाकर कर्मचारी बैठे हुए थे, उनके लिए सरकार का आज का आदेश राहत भरा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। 1 साल के बाद में सरकार ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि निगम मंडल में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी जो आर्ता है निगम मंडल के दौरान, उसी के तहत वेतन वृद्धि की जाएगी। और मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से वेतन वृद्धि लागू किया जाएगा। एरियर भी इन कर्मचारियों को मिलेगा। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश के अंदर 1 साल से जो वेतन वृद्धि की आस मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, निगम मंडल के भी जो हजारों लाखों कर्मचारी हैं, वो जो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार उनका खत्म हुआ और सरकार ने वेतन वृद्धि के आदेश जो है वो वित्त विभाग की ओर से जारी कर दिए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी हो गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़े तोहफे वाली खबर है। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की देय वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होगी। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के ऊपर यह आदेश जारी हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो 2 वेतन वृद्धियां रोकी गई थीं, इसको लेकर के कोई आदेश नहीं था पहले, लेकिन अब इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पिछले कई दिनों से कई कर्मचारी संगठन अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार को उनके वायदे याद दिला रहे थे और अब एक बड़े राहत की खबर बाबत सीएम के निर्देश पर आदेश जारी हो गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश सह संगठन मंत्री सुहास भगत और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। बीजेपी के संभागीय सह संगठन मंत्रियों के दायित्वों में बदलाव की खबर है। मोर्चा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी, निगम मंडल के दावेदार, इनके नाम तय कर लिए गए बताया गया। माना जा रहा है बीजेपी जल्द ही निगम मंडल के नाम घोषित कर देगी। इसके अलावा उपचुनाव की तैयारी और उसकी रणनीति पर मंथन हुआ। बीजेपी में 2 दिन चले मंथन के बाद यह तय हो चुका है कि उपचुनाव, निकाय चुनाव से पहले घर घर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना होगा। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की भूमिका सरकार बनाने या बिगाड़ने में काफी महत्वपूर्ण रहती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन आदिवासी समाज पर इसी को देखते हुए फोकस करने का मन कर रहा है और इसी कड़ी में भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ इस वर्ग के नेताओं की मीटिंग हुई। मंशा यह है कि ये समाज पूरी तरह बीजेपी के साथ आ खड़ा हो और इसके लिए अब सरकार की उनके लिए कई तरह की योजनाओं की प्लानिंग है। इन योजनाओं को किस तरह तैयार करें, कैसे लागू करें, कुछ दिन पहले सरकार द्वारा एक समिति इस बाबत गठित हुई है। अब सामुदायिक वनाधिकार का कानून भी लागू कर दिया गया और मैं आपके माध्यम से देश की सरकार और देश की सरकार के जनजाति मंत्रालय और वन फॉरेस्ट मंत्रालय दोनों का जॉइंट एक कम्युनिकेट हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि वनाधिकार के पट्टे के साथ में सामुदायिक वनाधिकार के पट्टे भी देने का कानून एक पास हुआ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मंदसौर के पिपलिया मंडी इलाके में खंकराई गांव में जहरीली शराब लगातार कहर बरपा रही है। खंकराई गांव के 4 और लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अब तक जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स की निगरानी में 2 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं मामले की कांग्रेस जांच करवाएगी।
कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस एक जांच दल बना चुकी है जो पीड़ित परिवारों से मिलकर इसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। खुद कमलनाथ ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की है। कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कई सवाल उठाए हैं। जहरीली शराब केस में आबकारी निरीक्षक नरेंद्र डामोर को निलंबित किया जा चुका है, जबकि पिपलिया मंडी के थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और बीट प्रभारी रामलाल दरिंग को भी लाइन हाजिर किया है। अवैध शराब के ठिकानों को प्रशासन ने कल देर रात बुलडोजर से धराशायी किया। कोई ऐसा लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि तीनों गांव में इकट्ठे कुछ चीज़ हुई हो, क्या हुई हो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले हैं वो ज़्यादातर हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं। फैमिली का भी ये कहना साहब ये कहाँ पीते थे, क्या पीते थे, रोज़ पीते थे। तो अभी बयान देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तत्काल मौके पर जाकर के इसकी पूरी जांच पड़ताल करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो जिनका इलाज उपचार जिनका अस्पताल में चल रहा था वहाँ पर भी चिकित्सकों से बातचीत करके उनका ठीक से उपचार हो जाए, वो प्रबंध हमने करवाया। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। निश्चित तौर पे यह सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे आबकारी मंत्री के क्षेत्र में भी यदि इस तरह जहरीली शराब बिक रही है और उससे मौत हो रही लोगों की, तो निश्चित तौर पे यह बेहद गंभीर मामला है। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छाट के चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसमें रोज गाड़ रहे हैं और रोज टांग रहे हैं, उन्हें तो दिखेगा नहीं नशा। होता है कईयों को नहीं दिखता दिन में, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद फिर गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला सामने आया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया, जिसमें इल्ली, फंगस और घुन लगा है। ये खाने काबिल नहीं है। इस मुद्दे पर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। लिखा कि आखिर क्यों जानवरों के खाने योग्य चावल को गरीबों को बार बार भेजा जा रहा है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मामले में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने उत्तर दिया कि इन इलाकों में चावल पैदा नहीं होता, इसलिए जहां चावल पैदा होता है वहां से भेजा जाता है। इल्ली वाला चावल हितग्राहियों को बंटने नहीं देंगे। जो दोषी होगा उस पर एक्शन लेंगे। जबलपुर के अंदर जो पीडीएस के द्वारा गरीबों को चावल वितरण के लिए आया है, वो फंगस लगा हुआ है, इल्ली लगा हुआ है, धुन लगा हुआ चावल है और वो जानवरों के खाने लायक है। और निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार बार बार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरोह बनाकर स्थापित हो गए हैं, उनके चलते इस तरह के काम हो रहे हैं और सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। मैं इसकी जानकारी मंगाऊंगा। अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई होगी तो ये गलत चावल, इल्ली वाले चावल किसी हालत से हम हितग्राहियों को नहीं बंटने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अगर कोई इस टाइप की कार्रवाई किया है तो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग 5600 करोड़ की राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने की कवायद में जुटा है। इस बीच रेत खदानों से आमदनी कम होने की वजह से 4 जिलों में रेत ठेकेदारों ने ठेके सरेंडर करने का आवेदन दिया, तो वहीं 8 जिलों में कोरोना के कारण रेत खदानों के ठेके निरस्त हो चुके हैं। अब प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में रेत खदानों के ठेके फिर से किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन हो रहा है। इसके बाद नए सिरे से इन जगहों पर टेंडर के जरिए रेत खदानों के ठेके दिए जाएंगे। इन ठेकों की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होने की संभावना है। तो हम बेस्ट उसमें कर सकते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। और कई तरह के कानून हमारे राजस्व में भी बने हुए हैं, अन्य डिपार्टमेंट के बने हैं, लेकिन हम इसको संकलित करके हम ये चाहते हैं कि एक कानून कोई भी अवैध चीज़ों को लेके हो, क्योंकि अलग अलग जगह जब कार्रवाई होती हैं तो वो कई जगह चीज़ें चली जाती हैं। इन सब चीज़ों पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज अपने विभाग की समीक्षा बैठक की। भूपेंद्र सिंह ने बैठक में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार और विकास प्राधिकरण के कामकाज को लेकर निर्देश जारी किए।
इस समीक्षा बैठक में भूपेंद्र सिंह ने लीज, नवीनीकरण और लंबित नामांतरण के प्रकरण को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। भूपेंद्र सिंह ने शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत शहरों में बसों की संख्या बढ़ाने, बस स्टैंड पर यात्री सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा लंबित प्रोजेक्ट्स की देरी के लिए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सरकार का रुपया ग्राम पंचायतों में पहुंचता जरूर है, लेकिन खर्च नहीं हो पाता। यह मामला जबलपुर में प्रदेश की स्थानीय निकाय व पंचायती राज की लेखा समिति की बैठक में उठा है। ऑडिट की विभिन्न आपत्तियों की समीक्षा के लिए पहली बार समिति की मीटिंग हुई। जिले की समीक्षा में कई आपत्तियां उठाई गईं। 2008 से अब तक की आपत्तियों पर महालेखागार यानी कि CAG की ओर से निराकरण न करने की बात हर विभाग ने दोहराई है। समिति के सभापति अजय विश्नोई ने निर्देश दिया कि जो भी विभाग आपत्तियों का निराकरण न करने की बात कह रहे हैं वो 10 दिन में लिखित में जवाब दें। इसे विधानसभा के समिति पटल पर रखा जाएगा। पैसा सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार से आए या प्रदेश सरकार से आए, पैसा इनके पास आता है और वो जन हितकारी योजनाओं के लिए आता है। उसमें लग रहा कि नहीं लग रहा और सही उसका खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा। ऑडिट टीम आया करती है, ऑडिट टीम ऑब्जेक्शंस लेके जाती है कई बिंदुओं पर। तो जो ऑडिट की आपत्तियां हैं उन आपत्तियों की समीक्षा भी ये समिति बैठ के किया करती है। 2008 के समय की प्रकरण लंबित है, जो कि गंभीर विषय है। पंचायतों में जितना पैसा सरकार का और जनता का खर्च हो रहा है, लेकिन अगर वो राशि आज तक उपयोग नहीं की गई या अग्रिम दे दी या समायोजन नहीं हुआ, ये बहुत सारे मुद्दे आज आए हैं और हमने उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि लिखित जवाब दीजिए। राज्यों की राजनीति हो या दिल्ली का सियासी दंगल, विधायक से लेकर सांसद तक हर जगह बंगले पर बवाल है। चुनाव जीते नहीं कि अगला टारगेट बंगला होता है। जो हारे हुए नेता हैं वो बंगला छोड़ते नहीं। ऐसे में नए विधायक, मंत्री, सांसद, इनको दिक्कतें आती। कुछ ऐसी समस्या से इन दिनों ग्वालियर चंबल के नेता जूझ रहे हैं। प्रशासन को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। हिंदुस्तान की सियासत में नेता चुनाव हार जाते हैं, मगर आलीशान बंगलों का मुंह नहीं जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो भला ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता बंगले पर बवाल नहीं काट रहे होते। कई नेता जो अब मंत्री हैं, न विधायक न सांसद, मगर बंगले पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस लिस्ट में इमरती देवी का नाम भी है। चुनाव हारी मगर बंगला खाली नहीं किया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस PWD इंजीनियर ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया, उसका ट्रांसफर करवा दिया। ऐसा ही हाल मुन्नालाल गोयल का है। पूर्व विधायक होने के साथ सिंधिया समर्थक हैं, लिहाजा कोई बंगले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मगर ये बंगला कांग्रेस की आंख में जरूर खटक रहा है। इसमें भेदभाव किया जा रहा है और भेदभाव पूर्ण तरीके से जो इनको अधिकार नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, उन लोगों को अनाधिकृत रूप से बंगले दिए गए हैं। ये सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बंगलों का मोह सिर्फ सिंधिया समर्थकों को नहीं है, बल्कि बीजेपी नेताओं में भी सरकारी बंगलों की चाहत बहुत ज्यादा है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के पास भी रेड क्रॉस रोड पर एक बंगला है। प्रभात झा अब ना तो बीजेपी में किसी बड़े पद पर हैं और न ही राज्यसभा सांसद। बावजूद इसके उनके पास अभी भी बंगला मौजूद है। इधर सांसद विवेक शेजवलकर के पास बंगला नहीं है। प्रशासन को बंगले के लिए कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। शेजवलकर के पास बंगला ना तो दिल्ली में है न ग्वालियर में। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के पास ग्वालियर में बंगला नहीं है। कई बार आवेदन देकर कोशिश कर चुके हैं। डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के पास भी बंगला नहीं है। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पास भी सरकारी बंगला नहीं है। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव के पास भी बंगला नहीं है। नहीं, ऑफर नहीं, मैंने शायद एक आवेदन पहले दिया हुआ है, उसका क्या हुआ है मैंने पता भी नहीं किया। वैसे जरूरत है, जैसे बाहर से कुछ लोग आते हैं, उनको उनकी कुछ उनके रहने का कुछ इंतजाम कर सकूं, इसके लिए बंगले की जरूरत है। वैसे अन्यथा मुझे तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं। प्रयास करूंगा, अगर कोई सुविधा हो जाती है तो बाकी लोगों के लिए। पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को लगता है कि जब उनके नेता सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं तो उन्हें भी प्रदेश सरकार में बड़ा रोल मिल सकता है। कुछ ऐसी ही उम्मीद प्रभात झा को भी है। उन्हें भी लगता है कि पार्टी कहीं न कहीं एडजस्ट कर ही देगी, इसलिए कोई भी बंगला खाली करने के मूड में नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
सतना के चित्रकूट में 2.5 साल पहले अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चित्रकूट में 12 फरवरी 2019 को 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारा गया था। आरोपियों ने तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के 6 साल के मासूम जुड़वा बेटों का स्कूल बस से अपहरण किया था और फिर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। 20 लाख रुपए देने के बाद भी आरोपियों ने इन दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। यमुना नदी में पत्थर बांधकर फेंका गया था। इस अपराध में 6 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से एक आरोपी ने जेल के भीतर फांसी लगा ली, जबकि 5 को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 26 जुलाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। परिजन फैसले से असंतुष्ट नजर आए। आरोपियों को सजाए मौत की मांग करने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं? ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। सभी 5 आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास, एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सजा से दंडित किया है। अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र में एक नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान सुनील नामदेव के तौर पर हुई। बीते दिनों बमीठा थाने के लोहा व्यापारी सुधीर अग्रवाल के वाहन को छोड़कर 6.5 लाख रुपए लेकर भागने का आरोप है। व्यापारी ने बमीठा थाने में मामले की शिकायत की थी। पुलिस शव का डीएनए करवाएगी ताकि सही पहचान हो सके। मृतक के परिजन ने शव की शिनाख्त की है। मृतक के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और शव को सौंपने की मांग की। आरोप लगाया कि व्यापारी सुधीर रुपए वापस करने के लिए मृतक के भाई को फोन पर धमका रहा था। परिजनों ने मामले का ऑडियो पुलिस को दे दिया है। पुलिस अब इसकी जांच करेगी। हमारा लड़का लापता है और बॉडी हमको दी जाए नहीं, बॉडी नहीं मिल रही है, और दूसरी बात का हमारे साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस है हमको गुमराह कर रही है और धमकी भी मिल रही है। हम लोगों को काम को पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमारा पैसा चाहिए। डीएनए मैच होता है और सिमिलर रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे बॉडी जो है परिवार वालों को सुपुर्द की जाएगी। परंतु अभी ये कहना कि ये दोनों एक ही हैं, जल्दबाजी हो। मामले में एक मामले में गुमशुदगी कायम है, एक मामले में मर्ग कायम है, दोनों में विवेचना होगी। दामजीगापुरा खंडवा रोड पर झाकस गांव के पास बहने वाले गाड़ाघाट नदी का नजारा आपको दिखाएंगे, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। गाड़ाघाट नदी इस वक्त उफान पर है और उफनती नदी को पार करने के लिए लोग अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हुई और इसके चलते इस इलाके के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाले मार्ग पर पुल पुलिया डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको पार करने के लिए लोग या तो घंटों इंतजार करते हैं या फिर रिस्क लेते हुए उफनती नदी और इस पानी भरे रास्ते को पार करते हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद मौके पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं दिखा। हादसे को खुला आमंत्रण देता ये नज़ारा नजर आया। तस्वीरें देखिए। सावन के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल के द्वार पहुंचे। सपरिवार उज्जैन जाकर दर्शन किए। शहर पहुंचते ही महाकाल मंदिर गए। यहां लघु रुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह और अपने बेटों के साथ रुद्राभिषेक किया। भगवान महाकाल से प्रदेश की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के पहले सोमवार को भगवान महाकाल की नगरी में उनके दर्शनों के लिए आया हूं। उनकी कृपा से ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि वो कोरोना का खात्मा करें, प्रदेश में अच्छी बारिश हो, प्रभु मध्य प्रदेश और देश का कल्याण करें। पहले सोमवार सावन के प्रथम सोमवार पर पालकी निकाली गई। महाकाल बाबा भ्रमण पर निकले। कोरोना गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह बैन रहा। सवारी शुरू होने से पहले मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजन अर्चन हुआ और उसके बाद भगवान पालकी पर सवार होकर अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान महाकाल को सलामी दी।
इसके बाद सवारी बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होते हुए हरसिद्धि माता मंदिर पहुंची और फिर नरसिंह घाट रोड पर सिद्ध आश्रम के सामने से होते हुए क्षिप्रा तट रामघाट पहुंची। रामघाट पर मां क्षिप्रा के जल से बाबा श्री महाकाल का अभिषेक और पूजन हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।